Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the third lecture of kinematics और ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का भी तीसरा लेक्चर है, ठीक है। और आज के लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे, एक्सेलरेशन सीखेंगे बस, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह कवर कर चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं वो सब भी फाइंड कराऊंगा, ठीक है। तो जिन्हें बहुत अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो वो लेक्चर पहले देख के आए, ठीक है। आप सर्च करेंगे काइनेमेटिक्स लेक्चर बाय अनुपम आदित्य, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छे से फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, है ना, लेवल की तैयारी कराई है मैंने, बहुत अच्छे से कराई है, ठीक है। और एक बार काइनेमेटिक्स ख़त्म हो जाए ना, फिर इतने सारे क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर कर रखे ना, मैं करते जा रहा हूँ, जितने बड़े बड़े क्वेश्चन सबको इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, है ना, कि आप बोलोगे कि वाह मजा आ गया करके एकदम, ठीक है। तो इसी बात से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन सीखेंगे, उसके कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा, किस रेट से आया, वेलोसिटी में कुछ चेंज आया, किस रेट से आया, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आपने बाइक वगैरह अगर चलाया हो या कार वगैरह किसी ने अगर चलाया हो, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेटर हम लोग बोलते हैं कि एक एक्सेलरेटर होता है कार में, बाइक में तो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपकी स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है विद द टाइम, है ना। आपका स्पीड या तो बढ़ाता है या घटा, यानी आपकी वेलोसिटी चेंज करता है वो, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी किस रिस्पेक्ट से हुआ उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। एक सेकंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किस किस को क्लियर है ये डेफिनेशन, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखूं तो क्या लिखूंगा, डी वी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डी टी, ऐसा लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन वी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ए वेक्टर इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, जहाँ पे वी वेक्टर है। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप खुद सोचो ना, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, एक बार और टाइम से डिवाइड कर दिया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो आएगा इसका, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला m0l1t माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला इसका ये होता है। एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। बस यही 3 4 5 बातें पता होनी चाहिए एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे आता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर दें, क्लैरिटी और आएगी, ठीक है। देखेंगे आप, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये भी वही 4 टाइप के, ठीक है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। देखेंगे आप ध्यान से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना, ठीक है। और जब भी वेलोसिटी, आई मीन सॉरी, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट हो, उसका सीधा सा मतलब है कि उसके कांस्टेंट होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तभी तो कोई वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। तो इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा है ए डबल सी ऊपर एन, एक्सेलरेशन शॉर्ट फॉर्म में, रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देते हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज हुआ, दोनों हो गया तो चेंज होगा ही, दोनों चेंज हुआ तो भी चेंज हुआ, दोनों में से कोई एक भी बदला, एक्सेलरेशन बदल जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन भी बदलेगा तो बदल जाएगा, ठीक है। सो इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस ड्यूरिंग मोशन, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो आई होप ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, यूनिफॉर्म भी और नॉन यूनिफॉर्म भी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है,
इट इज द रेशियो ऑफ, ध्यान से देखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन dt। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, सो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। एवरेज क्या होगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, वेक्टर लगा देंगे तो वेक्टर भी लगा दो, वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्लियर है? नोट द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सही बात है, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। जैसे मैंने बताया था, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज इन पोजीशन के डायरेक्शन में होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में होता है। वैसे ही एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। क्लियर है बात? क्वेश्चन है अब, तो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। कीजिए भैया, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। या सॉल्व। क्वेश्चन क्या है? इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड v फॉर टाइम t टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में गया है। ठीक है, यहां सॉल्व कर देते हैं। ईस्ट में गया और टाइम t, t टाइम के लिए गया है, v स्पीड है। इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेगा यानी ऊपर जाएगा। टी भी ऊपर गया। ठीक है, ऊपर कितना गया है? मूव्स विद द सेम स्पीड फॉर सेम टाइम, यानी उतना ही ऊपर भी गया है ना? सेम स्पीड से सेम टाइम के लिए। फाइंड डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड भी है तो टाइम टी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना? वी टी। ऊपर में भी कितना? वी टी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वी टी प्लस वी टी यानी 2 वी टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, हाँ सब निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इधर वीटी इधर वीटी, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी वी, सॉरी वी, अरे यार डिस्प्लेसमेंट होता है वी टी अंडर रूट टू। जो भी हो उसका अंडर रूट टू में हो जाता है, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो यही होता है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लैरिटी होगी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, वी टी रूट टू। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना आएगा? ठीक है, डायरेक्शन भी पता कर लो ना आप, वी टी रूट टू है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट आएगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ना, हालांकि मैग्नीट्यूड वगैरह ही पूछा है। ठीक है, डायरेक्शन भी पता कर लिए। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस 2 वी टी अपॉन टोटल टाइम, तो 2 टी यानी भी ही आएगा। 2 टी से 2 टी कैंसिल, तो एवरेज स्पीड मेरा भी ही रह गया, कोई चेंज हुआ नहीं उसमें। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना? वी टी रूट टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 टी। इसको सॉल्व कर देंगे तो टी से टी कैंसिल, ये भी अपॉन रूट टू आएगा, मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी, ये स्पीड, ये वेलोसिटी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा देखेंगे अब, यहीं पे निकाल दूँ, इधर निकालते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, वी फाइनल मेरा कितना है? वी जे कैप माइनस करेंगे वी आई कैप को। ठीक है, भी जे कैप माइनस भी आई कैप, यही होगा मेरा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूं तो। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड कैसे आता है? हाँ, मैग्नीट्यूड आएगा डेल्टा वी, सॉरी अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यानी वी रूट टू आएगा, इक्वल्स टू वी रूट टू मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, सॉरी डायरेक्शन कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ये हो गया। ठीक है, वी रूट टू। डायरेक्शन क्या होगा खुद सोचिए। वेलोसिटी पहले इधर था, फिर इधर हो गया, वेलोसिटी पहले इधर था, फिर इधर हुआ। चेंज इन वेलोसिटी किधर आया होगा? वेलोसिटी का चेंज किधर आया होगा? इधर आया होगा, तभी तो इधर से ये इधर हो गया। ठीक है, फोर्स कुछ इधर लगा होगा, यानी ये कितना? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट विल बी द डायरेक्शन। निकालने का तरीका क्या है? कुछ नहीं, है ना,
इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा करोगे जैसे ही तो आपको डायरेक्शन इधर आता हुआ मिल जाएगा, उल्टा जैसे करोगे डायरेक्शन आता हुआ मिल जाएगा, ला करके जोड़ दो, यू विल गेट द डायरेक्शन। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे कॉमन सेंस लगा के कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है। ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है? v√2, ये चेंज इन वेलोसिटी v√2 अपॉन टोटल टाइम 2t, दिस विल बी द आंसर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो v अपॉन √2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v अपॉन √2 t। हाँ ठीक है, दिख रहा है। हाँ चलिए, ये दिस विल बी द आंसर। और डायरेक्शन क्या? यही चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अब इसको इरेज कर दें, कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी दे ही दी है मैंने। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका क्या एक्सेलरेशन है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी भी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं पता है ना? एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी। आप किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, सॉरी, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, जब आप एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हो ना, यानी बहुत कम टाइम है, इनफाइनेटली स्मॉल टाइम पे आप बात करो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, तो डेल्टा टी मेरा ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो इनफाइनेटली स्मॉल चेंज को लिखने के लिए डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं। जब टाइम कम है तो वेलोसिटी में चेंज भी तो कम ही ना होगा भैया, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो जब डी टी हुआ तो ऊपर डी भी होगा, खत्म बात। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बस एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट खत्म है, केवल क्वेश्चंस ही लगाने हैं, है ना? ऑलरेडी जूम है, आप भी थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी क्लैरिटी बढ़िया है, दिख रहा है एकदम अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन को अभी के अभी, है ना, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को जल्दी किया सॉल्व। एक मिनट, कर लिया? आइए अब देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इफ पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। क्या बात है, डिफरेंशिएशन याद है ना? या फिर अभी भी कॉन्सेप्ट वगैरह पता है ना? पोजीशन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, dx अपॉन dt करूं, तो वेलोसिटी आता है। इसका डिफरेंशिएशन करूं तो आता है एक्सेलरेशन, यानी उसका दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना? 3t² प्लस 4t प्लस 3, और प्लस 4 का तो कोई मतलब है नहीं, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो इतना आया। एक बार और करेंगे तो ये आएगा 6t प्लस 4। किसी को कोई दिक्कत? 6t प्लस 4। अब एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2, तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 4 कितना आएगा? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म खेल, इतना तो आसान था। ठीक है, अब मैं डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो तो यहाँ पे सिखाने नहीं आया हूँ। ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट होता है उसको यहाँ पे करते हैं, पावर एक कम हो जाता है, तो टी क्यू का डिफरेंशिएशन 3t²। समझ में आ रही है? यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t, और ऊपर 2 में से 1 गया तो 1, तो 4t। यहाँ पे t पे पावर 1 था, 3t पे पावर 1 है। ठीक है, तो 1 को इधर करेंगे तो 3t, 1 माइनस 1 तो 3t का पावर 0, तो ये 3t का पावर 0 यानी 1, तो केवल 3। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है तो 0, तो केवल एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये आया। एक बार और करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई किया तो 6t, इधर केवल 4, 40 का 4, उस वक्त वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, बता ही दिया डिफरेंशिएशन भी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। If position vector of a moving particle is given by this, find velocity निकालनी है, स्पीड निकालनी है, एक्सेलरेशन भी निकालनी है, सब चीज निकालना है। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
है ना, डायरेक्शन ध्यान में रखते हुए इसका वेलोसिटी कितना होगा आपका, पोजीशन दिया हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t में प्लस 10t में प्लस 4t का डिफरेंशिएशन 4k में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1, तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 कितना हो जाएगा मेरा, t के बदले 1 कर दीजिए तो 2i प्लस 10j प्लस 4k। या आ गई आपकी वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2i 10j प्लस 4k। ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो स्पीड चाहिए, वाई टी इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल देंगे इसका, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर 4 प्लस ये 100 प्लस ये 4 चौके 16, तो 16 4 20, अंडर रूट 120। अंडर रूट 120 होने का मतलब है ना, क्या लिखें इसको, 40 गुने 3 लिखेंगे, 40 4 इंटू 30 लिखेंगे। 4 को 2√30 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, 2√30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2√30 मीटर पर सेकंड आ गया मेरा स्पीड। और अब क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। भी का मेरा ये आया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा मेरा 2t का केवल 2i 10t का प्लस 10j प्लस 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 2i प्लस 10j मेरा एक्सेलरेशन आया। तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे, तो अंडर रूट 4 प्लस ये 100 यानी अंडर रूट 104 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2i प्लस 10j। तो आई होप यहाँ तक भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शन वगैरह ध्यान रखना है ना, कि आई कैप जगह फटा दिया, केवल डिफरेंशिएट किए जा रहे हैं तो वैसे गलती हो जाएगी। ठीक है, करके भी दिखाया था पिछले लेक्चर में, शायद इसी लेक्चर में। ठीक है, आगे सवाल देखेंगे। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज इतना एंड इतना, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी। एक्स इक्वल टू 2t स्क्वायर है, वेरीज विद टाइम, एक्स इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 3t। ठीक है, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। काफ़ी बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदलने का मतलब है कि ये आई कैप में ये मतलब है और जे कैप का ये मतलब है, कहाँ गया जे कैप में ये, यानी पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, पोजीशन अगर मैं आर वेक्टर लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप लिखूंगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देने का मतलब है। ठीक है, तो वेलोसिटी मेरा कितना आएगा, 4t डिफ्रेंशिएट कर दिया आई कैप प्लस ये 3j कैप। किसी को कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे कितने पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड में, तो यहाँ पे 4 ये 3, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, एक्सेलरेशन आएगा इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4i कैप आएगा केवल, जे कैप का तो खत्म, इसका मैग्नीट्यूड भी केवल इतना ही आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म खेल। ये क्वेश्चन, सॉरी ये नहीं, ये क्वेश्चन भी डन, इससे पहले वाला आई मीन ये क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ें, आवाज़ जा रही है सबको, हाँ जा रही है बिल्कुल अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, तो मैं अब इरेज कर दूं। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। बढ़िया सवाल है। t इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 है, हमें टाइम निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, डीवी अपॉन dt करेंगे उसको इक्वल टू 0 करेंगे, यानी हमें तो पहले अंडर रूट एक्स इक्वल टू t माइनस 2 लिखेंगे,
तो x इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4, सॉरी प्लस 4, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, एक्स मेरा कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब वेलोसिटी कितना आएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2t माइनस 4। पूछा क्या है, टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, तो इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो 2t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 4/2, यानी दूसरे सेकंड पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये भी सॉल्व, ठीक है। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी इस टाइम पे पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या, पार्टिकल रेस्ट में आ गया, पहले मोशन में था अब वेलोसिटी जीरो हो गया, यानी पार्टिकल अब रेस्ट में आ गया, रिटार्डेशन चल रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। दो बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे ध्यान से, अब x इक्वल टू क्या क्या है, x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5, इतना ही है। वेलोसिटी फाइंड करना है जब एक्सेलरेशन जीरो है, तो पहले तो वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 6t वेलोसिटी आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये आएगा 6t माइनस 6, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। एक्सेलरेशन किस टाइम पे जीरो होता है, तो इक्वल टू जीरो कर देंगे तो आपको यहाँ से टाइम मिल जाएगा। तो टाइम इक्वल टू 6/6, यानी t इक्वल टू 1 पे आपका एक्सेलरेशन जीरो, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितना, t के बदले 1 पुट कर दीजिए, 3 इंटू 1 माइनस 6, तो माइनस 3 मीटर पर सेकेंड आंसर, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, है ना, एक्स में जा रहा था ना पॉजिटिव में, यानी अब माइनस एक्स में जा रहा होगा, ठीक है। माइनस साइन वही बता रहा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो जा रहा है। ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, देन फाइंड आउट इट्स पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। क्या बात है, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में। ध्यान से देखेंगे, जिन्हें नहीं भी पता यहाँ पे सीख जाएंगे, ध्यान से देखेंगे बस। हमें पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल बतानी है जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए आपका डिफरेंशिएशन इसका इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अगर, है ना। ये पोजीशन का ही दिया हुआ है ना, तो अगर मैं ग्राफ को इसको ऐसे शो करूं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, y और x, ठीक है। ऐसा कुछ मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट ये रहा, मिनिमम पॉइंट ये रहा, दोनों पे अगर मैं स्लोप देखूं तो दोनों पे स्लोप मेरा जीरो है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो है। स्लोप मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा जीरो है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, स्लोप मेरा जीरो आता है, यानी पहला डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो करना होगा, ठीक है। अब वो मैक्सिमा होता है या मिनिमा, वो डबल डिफरेंशिएशन करके पता चलता है, लेकिन यहाँ पे बोल ही दिया है कि मैक्सिमम है, डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है। कीजिए, x इक्वल टू कितना है, 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, फाइंड आउट इट्स पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। dx अपॉन dt करेंगे, कितना आएगा ये, 12t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल टू जीरो कर देते हैं, नहीं नहीं एक सेकेंड। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, देन फाइंड आउट इट्स पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, ठीक है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो आया मेरा वेलोसिटी, ये आया मेरा वेलोसिटी, ये मैक्सिमम, यानी वेलोसिटी अगर मैं इसको देखूं और ये टाइम देखूं, ठीक है, तो किस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो डी वी अपॉन डी टी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे और तब इक्वल टू जीरो करेंगे, यानी डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो करेंगे।
dv अपॉन dt इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो dv अपॉन dt करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 60 प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो टाइम मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 इक्वल टू 60। तो t इक्वल्स टू आ रहा है कितना, 2 सेकेंड। यानी दूसरे सेकंड पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो उस टाइम पे पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे बस 2 पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो 2 4 24 माइनस 8 16 मीटर पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ठीक है। जब भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। जिसका निकालना है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग इनटू रेस्ट। इधर मिटाएं, इधर ही मिटाते हैं। अब देखेंगे ध्यान से सवाल क्या है। हमें पोजीशन बतानी है जब पार्टिकल रेस्ट में आ जाए। पार्टिकल रेस्ट में आने का मतलब है कि वेलोसिटी 0 होना चाहिए, यानी वेलोसिटी निकाल के इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो s मेरा दिया हुआ है कितना, 20 माइनस टी क्यूब प्लस 12t प्लस 20 प्लस 12t प्लस 20 दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी होता है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो माइनस 3t स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0 करना है क्योंकि वेलोसिटी 0 को चाहिए हमें, ठीक है। फाइंड आउट पार्टिकल पोजिशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, तो v इक्वल टू 0 करना है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर आपका कितना 4 आएगा, तो t आपका टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता तो 2 आएगा, तो t मेरा 2 आएगा, है ना। यानी t इक्वल टू 2 पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो t इक्वल टू 2 पे पोजीशन निकाल देते हैं, तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 12 इंटू 2 प्लस 20, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस 8 प्लस 24 प्लस 20, तो यानी 44 माइनस 8 तो 36 मीटर, है ना। 36 8 44, हाँ 36 मीटर पे आई थिंक आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया 36 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल बिफोर कमिंग इनटू रेस्ट, क्या बात है। अगर मैं t इक्वल टू 0 ले लूं, t इक्वल टू दूसरे सेकंड पे रेस्ट पे आया, तो t इक्वल टू 0 पे कितना, ये 20 डिस्प्लेस ऑलरेडी था, यानी इनिशियल पोजीशन इसका SI20 है। S फाइनल मेरा कितना हो गया 36, तो डिस्प्लेस कितना हो गया, तो 36 माइनस 20 यानी 16 मीटर ये और चला है रुकने से पहले। दैट मीन्स इसका आंसर 16 मीटर। क्लियर है? यहाँ तक एक एक पॉइंट क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ें, बढ़े ना, चलिए बस ये लास्ट ही स्लाइड है, उसके बाद कुछ कुछ फैक्ट्स वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। जूम ऑलरेडी है। आइए देखते हैं। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी इतना, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट। हाँ, अब तक डिफ्रेंसिएशन करते आ रहे थे, अब एक्सेलरेशन कीजिए। एक्सेलरेशन कह रहे हैं, इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, सॉरी वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है v डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट 3 सेकंड 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना है, कीजिए। 3t स्क्वायर इंटीग्रेट कर देंगे तो t क्यूब बचेगा, 3t स्क्वायर का पावर बढ़ाते हैं तो 3t क्यूब डिवाइडेड बाई जो पावर में 3 3 3 कैंसिल, तो t क्यूब 0 से 3 तक, तो 3 दिन होती है 27 आएगा, बटा 0 है ही, तो कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड 27 मीटर, जो भी यूनिट है, ठीक है, 27 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आवाज़ जा रही है, दिख भी रहा है, हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे से।
चलिए, अब पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना एंड एक्सेलरेशन इतना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू इतना। इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं जब, तो ये चेंज इन वेलोसिटी बताता है, पता है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन देता है। तो जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। तो जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं dt के टाइम में, तो ये क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी ही देगा, dv ही देगा, कॉमन सेंस की बात है, चेंज इन वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू dt, कहाँ से कहाँ तक करना है, इनिशियल इतना, फाइंड वेलोसिटी पार्टिकल एट t 0 से 2 करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 4t माइनस 4, a इक्वल टू 4t माइनस 4 है, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर माइनस 4t, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 2t स्क्वायर माइनस 4t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8, 0, चेंज इन वेलोसिटी 0, चेंज इन वेलोसिटी 0 मतलब फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो पहले अगर 5 है तो अभी भी 5 ही होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, चेंज इन वेलोसिटी 0 आ गया, ठीक है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो योर आंसर विल बी सेम, जो भी इनिशियल था वही फाइनल रह जाएगा, चेंज कुछ हुआ ही नहीं, 0 हो गया, तो दिस विल बी द आंसर, 5 मीटर पर सेकंड एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अभी ये सॉल्व किया ना, ये इंपॉर्टेंट, देखेंगे सवाल। एट टी इक्वल्स टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पे है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी इज गिवन बाय अल्फा अंडर रूट एक्स, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स टी वी टी ए टी, दिया किसके किसके बीच में, v और x के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो अब हम लगाएंगे दिमाग, ध्यान से देखेंगे, v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। v को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, होता ही है, इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, x को इधर कर दो उधर, और dt को उधर कर देते हैं, तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू अल्फा और dt आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, खैर चलिए, dx अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू dt, ठीक है। सेम जाति वाले को एक साथ कर दिया ताकि डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करने में आसानी होगी, ठीक है। अंडर रूट एक्स मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2 है, एक्स की पावर 1/2 को dx यही लिखा हुआ है इक्वल टू अल्फा डॉट dt है, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों ओर, ठीक है। इसको x1 से x2, ठीक है, कुछ भी, 0 से x कंप्लीट x, x1 से x2 क्या, 0 to x, और इसको 0 to t, ठीक है, कर दिया, इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, x की पावर अंडर रूट एक्स है ना, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है तो -1/2 होगा, सॉरी, ठीक है, ध्यान से, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है, केवल अंडर रूट एक्स होता तो ये होता है x की पावर 1/2, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है तो x की पावर माइनस का 1/2 होगा, ठीक है, तो x के पावर माइनस का 1/2, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे भी -1/2 प्लस 1 तो नीचे 1/2, ऊपर पे भी 1/2 यानी अंडर रूट एक्स बाई 2 आएगा, है ना, इधर सॉल्व करके, ठीक है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 अंडर रूट एक्स, 1/2 है ना, तो 2 रूट एक्स आ जाएगा, इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो, ठीक है, 2 रूट एक्स आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 रूट एक्स आएगा, इधर कितना आएगा, अल्फा डॉट डी टी, अल्फा इंटू टी आएगा, है ना, टाइम पूरा इंटीग्रेट हो करके अल्फा इंटू टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा x और t के बीच में रिलेशन आ गया, क्या आ गया,
अंडर रूट एक्स मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा टी बाई टू। तो एक्स मेरा कितना हो जाएगा, सबको स्क्वायर कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फोर, यानी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। एक्स और टी के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है, एक्स और टी के बीच में रिलेशन। ऐसे ही करके आप वी और टी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, एक्स के लिए ये आ गया ना, ठीक है। v इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी होता है, ठीक है। एक्स का मेरा रिलेशन आ ही गया है, तो उसके बेसिस पे आप वी टी भी निकाल लो, ए टी भी निकाल लेना, ठीक है। निकाल के दिखा ही दूँ, सॉल्व कर ही दें है ना, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। एक सेकंड, कोई कॉल कर रहा है ना, खैर उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लिव इट। चलिए देखेंगे ध्यान से, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी है, ठीक है। इसको इरेज करना है, इरेज कर देते हैं। v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी है, x मेरा कितना आया है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर फोर। v इक्वल्स टू, x के बदले लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फोर, नीचे केवल t, तो t से t कैंसिल, यानी v इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी बाई फोर, ये आएगा। यानी v आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया t के। किसी को कोई दिक्कत है ना, केवल रिलेशन ही तो देखना है, कांस्टेंट वगैरह भूल जाओ, ये प्रॉपरली सॉल्व अगर आप करोगे तो ये टू वगैरह आएगा, ठीक है। केवल रिलेशन देखना है, तो v और t के बीच में रिलेशन क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा यहाँ तक सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है ना, प्रॉपर सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर क्या था, v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी था, डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे हम, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फोर लिखेंगे, अपॉन डी टी लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो v इक्वल टू आएगा अल्फा स्क्वायर बाई फोर, कुछ नहीं, बाहर कांस्टेंट है यानी बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी आएगा, तो ये कटा टू से टू, तो अल्फा स्क्वायर टी बाई टू आया। अब समझ में आ गई, तो v और t के बीच का रिलेशन ये। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वन ही आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन टी पे डिपेंड करेगा नहीं, आई मीन, ठीक है। अल्फा स्क्वायर टू और डी टी अपॉन डी टी वन, तो ए का टी से कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू सिंपली अल्फा स्क्वायर बाई टू, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो एक्स मेरा टी से ऐसे आया, वी मेरा टी से ऐसे आया, और ए टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व, अभी तक एक्सेलरेशन की ही बात कर रहे थे, अब देखते हैं कुछ खास क्या है। अगर आपका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, वही स्पेशल केस वाला, अगर आपका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डी वी अपॉन डी टी, यही होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर आपका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, तब क्या करते हैं, देखिए जिसमें वैरी कर रहा है डिफरेंशिएट, तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी डीवी अपॉन डी एक्स ही करेंगे। क्या डीवी अपॉन डी एक्स एक्सेलरेशन होता है, नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी, यानी हमको नीचे डी टी चाहिए और डी एक्स हटाना है, तो इसको अगर मैं डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर दूं, डी एक्स से डी एक्स कैंसल, डी टी और डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा, ये मेरा अब एक्सेलरेशन आ जाएगा, व्हेन वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ये करना होता है। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यही किया हुआ, यही किया है यहाँ पे, देखिए डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, हाँ अब ध्यान से देखेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स तो ज्यों का त्यों लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स अपॉन डी टी भी कुछ होता है क्या, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी ही तो लिखा है, डी एक्स अपॉन डी टी को वेलोसिटी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर आपका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो डी वी अपॉन डी एक्स को वेलोसिटी से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्सेलरेशन मिल जाता है, वी डी वी, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फार्मूला कई बार काम आता है, जैसे यहीं पे काम आएगा,
क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाई v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1, dv अपॉन dx करते हैं, कितना आएगा ये 2x केवल, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसको, dv अपॉन dx को किससे मल्टीप्लाई करना है, v से, यानी 2x को मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 2x, अब x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये 2 प्लस 2 यानी 4, पूछा क्या है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, खत्म। जस्ट v इंटू, ठीक है, v इंटू डी वी इंटू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डी वी अपॉन डी एक्स कीजिए, फिर वेलोसिटी को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये सारी बातें डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होता है ना, ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है। अब कुछ और कॉमन सेंस की बातें रह जाती हैं, वो भी देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे। When a particle moves with constant acceleration, then its path may be a straight line और parabolic। जब constant acceleration होना तो पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसे, जैसे ऐसे जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है स्ट्रेट लाइन में, दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। मैंने एक पत्थर लिया, फेंका उसको, है ना, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पत्थर लिया, ऐसे फेंका, इस पे कांस्टेंट ग्रेविटी तो लग रही है नीचे जी, वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कांस्टेंट नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट लग रहा है, फेंका मैंने ऊपर था, जी के चलते इसका पाथ पैराबोलिक हो गया, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, एग्जाम्पल ये रहा, और स्ट्रेट लाइन का तो पता ही है, ठीक है। तो नहीं, ये बताने का मकसद ये था ना कि कुछ लोगों को क्लिक नहीं करता कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पाथ पैराबोलिक होगा, दिस इज द केस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्या क्या बातें हैं, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दें, चलिए, दिख रहा है ना यहाँ तक अच्छे से, हाँ दिख रहा है, चलिए ध्यान से देखेंगे। When a particle starts from rest and moves with constant acceleration, then its path must be a straight line। हाँ, अगर पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट है और तब एक्सेलरेशन लग रहा है, तब स्ट्रेट लाइन ही होगा। पैराबोलिक तब हुआ था ना जब मैंने भी कुछ वेलोसिटी देकर के फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, मैंने वेलोसिटी दिया, फेंका, आपने कुछ वेलोसिटी दिया था तो फेंका था, ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी कुछ दी हुई है इनिशियली तो पैराबोलिक हुआ है। अगर मैं, है ना, किसी हाइट पे लेकर के जाऊं, है ना, किसी भी हाइट पे, ये मेरा, है ना, पेन या मार्कर मान लीजिए, किसी हाइट पे इसको छोड़ दें हम, जी तो इस पे कॉन्स्टेंटली लग ही रहा है, नीचे छोड़ेंगे तो सीधे स्ट्रेट लाइन में नीचे नीचे आ जाएगा। तो अगर आपका पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट पे है, यानी यू मेरा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है, और तब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। When a particle moves with variable velocity, then acceleration must be present। सही बात है, अगर आपकी वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब है कि एक एक्सेलरेशन है, तभी वेलोसिटी वेरी कर रही है, सही बात है। When a particle moves continuously on a same straight line with uniform speed, then acceleration of the particle is 0। सेम स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे भी मूव कर रहा है और सेम स्पीड से भी मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूअसली ऑन अ कर्व्ड पाथ with uniform speed, then acceleration of the particle is non-zero। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, सही बात है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी का, और जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा। और अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। सही बात है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसको भी देखेंगे, बस लास्ट ही स्लाइड है एक्सेलरेशन का ये। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड,
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी नॉन जीरो। सही बात है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है यानी मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ठीक है, वेलोसिटी में क्या मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सही बात है। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। सही बात है। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, तो जो डायरेक्शन डेल्टा वी का वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सही बात है। जो भी एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करे उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं, जनरली नेगेटिव साइन से शो भी करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर माना पॉजिटिव, इधर माना नेगेटिव डायरेक्शन को। ठीक है, वेलोसिटी मेरी इधर थी, मोशन भी इधर था, तो एक्सेलरेशन अगर इधर है तो पॉजिटिव, इधर लग रहा है तो नेगेटिव, इसको रिटार्डेशन बोल देंगे। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे भी सिखाया गया है। ठीक है, मोशन अब मान लेते हैं इधर है, नेगेटिव की तरफ है, वेलोसिटी मेरी नेगेटिव इधर है, तो अगर उधर एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसका जस्ट नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन तो मेरा पॉजिटिव है लेकिन रिटार्डेशन है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन ये एक्सेलरेशन ही है। क्यों? क्योंकि आपका मोशन ही नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये सारी बातें भी छोटी मोटी बातें हैं, समझ में आनी चाहिए। साइन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होना मोशन के डायरेक्शन को बताता है, लेकिन एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होना उसी के डायरेक्शन को बताता है। बट साइन ऑफ एक्सेलरेशन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये बात ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर हैविंग सेम साइन देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड इज इंक्रीजिंग। सही बात है, वेलोसिटी भी अगर इधर ही है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है तो बढ़ेगा। अगर दोनों में अपोजिट साइन होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी घटने लगेगा। सही बात है। जैसे एग्जांपल, मैं कोई ऑब्जेक्ट को सीधे वर्टिकली अपवर्ड फेंक दूं, वेलोसिटी मैंने ऊपर दी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर जाके रुक के फिर नीचे आता है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटते जाता है इस केस में। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अपोजिट में है तो घटेगी। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो आई होप एक्सेलरेशन क्लियर होगा। अगर मैं पूरे अभी तक तीनों लेक्चर का समरी कराऊं, रिकॉल कराऊं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी क्या होता है डी एस अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी अपॉन डी टी। बस इतना ही तो पता होना चाहिए आपको, खत्म। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वगैरह निकालने का फॉर्मूला तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, खत्म। एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, खत्म। ठीक है, तो इतनी ही सारी चीजें थी पढ़ने के लिए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, तो थैंक यू। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, टेक केयर, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू सून। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।